नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका एंड स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लेट्स गो विद प्री में। तो मैं हाजिर हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नए वीडियो के साथ, जहाँ मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मेघालय की कैपिटल शिलोंग की सारी लोकल साइट्स जो मैंने कवर की है MTTC बस के थ्रू। साथ ही साथ मैं आप सबको दिखाऊंगी मेघालय की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अनोखी जगह जो कि है मोपलोंग सेक्रेट फॉरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जगह जिससे मेघालय की इतिहास जुड़ी है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, स्टोरीज और भी बहुत कुछ। यहाँ से जुड़ी सारी मान्यताएं मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मेरी आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है शिलोंग में मेरा तीसरा दिन और मेरे प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया है कि कैसे मैंने यहाँ के सारे जगह को कवर किया है एंड ऑल। आज मैं जा रही हूँ यहाँ के लोकल साइट्स को कवर करने के लिए। सुबह सुबह ये हालत देख के आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि बारिश मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, द्वारका में भी यहाँ भी। खैर, अभी तो फिलहाल मैं रेडी होकर निकल गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ MTTC की बस स्टैंड। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबको दिखाया है कि MTTC की बस स्टैंड कैसे जाना है, तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। फिलहाल आप सबसे मिलूंगी बस थोड़ी देर में बस स्टैंड के अंदर। तो चलिए चलते हैं और शिलोंग की बारिश का मज़ा लेते हैं। तो मैं निकल पड़ी हूँ MTTC बस स्टैंड की तरफ और चलते चलते मेरी आंखों के सामने था एक बार फिर से ये सुंदर सा व्यू। वैसे तो मैं हर रोज ही इस सुंदर से नज़ारे को एंजॉय करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज बारिश हो रही है ना, तो आज ये जगह कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है मुझे, तो सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। वैसे इस नज़ारे को देखने के बाद फटाफट से मैं पहुंच जाती हूँ MTTC की बस स्टैंड, जहां हर रोज़ की तरह मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, अपना बस नंबर लेती हूँ, बस पे बैठती हूँ और पहुंच जाती हूँ अपनी पहली लोकेशन पे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हमारी आज की पहली लोकेशन, जो कि है शिलोंग गोल्फ कोर्स। ये आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा शिलोंग गोल्फ कोर्स। ये बहुत बड़ा है दोस्तों, मतलब ये वन ऑफ द बिगेस्ट है और इसे ना ग्लीन ईगल ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, या ग्लीन ईगल ऑफ ईस्ट, सॉरी। तो ये जगह बहुत बड़ी है, इधर भी गोल्फ कोर्स है और इस साइड में भी गोल्फ कोर्स है, बट ये दोनों जगह टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, आप सिर्फ इस जगह पे ही जा सकते हैं। और पता नहीं आपको मेरे पीछे कहाँ तक दिख रहा होगा, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना अभी फ़िलहाल, वो तो गोल्फ कोर्स के अंडर ही आता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सब जगह पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है, आप टूरिस्ट लोगों के लिए बस इतनी ही सी जगह है। और हाँ, यहाँ पे ना एंट्री फ़ीस भी लगती है, 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट, एंड अगर आपके पास कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, तो उन सब के लिए अलग चार्जेस होते हैं। फ़िलहाल मैं तो अंदर नहीं जा रही हूँ, अगर आपको जाना है तो ऑफ कोर्स आप जाके थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, चॉइस इज़ ऑफ कोर्स योर्स। तो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ अपने अगले लोकेशन के लिए, तो मिलती हूँ आप सबसे अपनी सेकेंड लोकेशन पे। पहुंच गए हैं अपनी सेकंड लोकेशन, जो कि है वर्ड्स लेक। तो यहाँ पे एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, एडल्ट के लिए है 20 रुपीज़ एंड चिल्ड्रन माइनर के लिए है 10 रुपीज़। और अगर आप फ़ोन या कैमरा कुछ एक्स्ट्रा ले जाते हैं, बेसिकली फ़ोन के चार्जेस तो नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ कैमरा लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए 50 रुपीज़ देना होगा आपको। तो फ़िलहाल मैं टिकट लेके अंदर चलती हूँ और आप सबको अंदर से दिखाती हूँ इस लेक कम गार्डन की खूबसूरती। तो हम अंदर आ चुके हैं और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ये एवरी ट्यूसडे को ना क्लोज रहती है, तो उस बात पर थोड़ा ध्यान रखें। और जैसे ही मैं यहाँ एंट्री करती हूँ ना, तो मेरी आंखों के सामने था ये सुंदर सा नज़ारा। ये एक लेक है जो कि मैन मेड है, मतलब ये नेचुरल वे में बना लेक नहीं है, इस लेक को बनाया गया है। इस लेक और लेक के चारों तरफ ये सुंदर सा जो पार्क है ना, इसे डिज़ाइन किया था विलियम वर्ड्स ने और उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम हुआ है वर्ड्स लेक।
ये लेक बहुत पुराना है और जब आसाम एंड मेघालय एक साथ हुआ करता था ना, ये उस टाइम का लेक है। और ये ना शिलोंग शहर के बीचों बीच बसा एक बहुत ही सुंदर सा जगह है, जहाँ मॉर्निंग के टाइम पे एंड इवनिंग के टाइम पे बहुत सारे लोग आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, जॉगिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए आते हैं, और कुछ हमारे तरह टूरिस्ट आते हैं जो इस खूबसूरत से लेक और इस पार्क के मजे लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आके आप एक सुंदर सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनके साथ खेल सकते हैं। सच में यहाँ पे आके मुझे तो बहुत मजा आया। और आपको बता दें कि इस पार्क की ना एंट्री टाइम जो है वो सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक है ड्यूरिंग सर्दी, आई मीन विंटर सीजन में। और गर्मियों के मौसम में ये पार्क शाम के 7 बजे तक ओपन रहती है। और अब हम पहुंच गए हैं आज की हमारी थर्ड लोकेशन पे, जो कि है एक सुंदर सा चर्च। आपको पता है दोस्तों, इस चर्च को ना 3 बार बनाया गया है। मतलब हुआ ये था कि जब इसे बनाया गया था उसके बाद मेघालय में एक बहुत ही भीषण भूकंप आया था इन द ईयर 1897। उस टाइम पे ये चर्च पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसके बाद इसे दोबारा बनाया गया, फिर इसमें भयंकर आग लग गई और उस वजह से इस चर्च का बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। फिर इसे बनाया गया और उस टाइम इसे बनाया गया सैंड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इस चर्च का जो बेस है ना वो पूरी तरह से बालू के ऊपर है। तो हम हैं अभी चर्च पे, यही है सेंट कैथेड्रल चर्च। ये भी तो आपको बता दूं, जिससे कि अर्थक्वेक होने के बाद भी इस चर्च को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और अब ये बिल्डिंग फायर प्रूफ एंड अर्थक्वेक प्रूफ हो गई है। वैसे ये चर्च बाहर से जितना सुंदर है, मैंने तो सुना अंदर से भी उतना ही सुंदर है। और मेरा बहुत मन था कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन चर्च के अंदर कुछ रिलीजियस फंक्शंस हो रही थी और उस वजह से बाहर के किसी भी आदमी को आज के दिन अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो इस वजह से हम चर्च के अंदर तो नहीं जा पाए। लेकिन हाँ, इस जगह से जो व्यू हमें दिखा है ना दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं आपको। मतलब मेघालय एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी ऊंची प्लेस से आप आसपास में जब नजर रखोगे ना, मतलब मेघालय की किसी भी ऊंची जगह से आपको आसपास का जो व्यू मिलेगा ना वो एकदम अलग ही है। मतलब इतना सुंदर व्यू मिलता है ना इस चर्च के ऊपर से, मैं क्या ही बताऊं। तो थोड़ी देर मैंने इस व्यू को एंजॉय किया और उसके बाद फिर से निकल पड़ी अपनी अगली लोकेशन की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं एक बहुत ही यूनिक एंड अनोखी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है मोकलांग सेक्रेड विलेज, आई मीन सॉरी फॉरेस्ट। ये इतना ज़्यादा सेक्रेड मतलब पवित्र है यहाँ के ट्राइब, खासी ट्राइब के लिए, कि यहाँ से कोई भी मतलब एक भी पत्ता एक भी कुछ भी आप यहाँ से बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। तो इसके अंदर जाने के बाद जो भी मैं एक्सपीरियंस करूँगी, जो भी मैं देखूँगी, वो मुझे देखने के लिए मतलब बताने के लिए मेरे साथ एक गाइड भैया भी है जो मुझे इस फॉरेस्ट के बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो जैसे जैसे मुझे जो पता चलता जाएगा मैं वो सब आप सबके साथ शेयर करते हुए चलूँगी। फिलहाल अंदर चलते हैं। Is Mouklang Sacred Forest. So my good name is Hep, H-E-P. Hep. So here in Meghalaya we have 3 tribes, Khasi, Jaintias and Garo. Khasi is one of the biggest tribes in Meghalaya. This belongs to the Khasi. So in local name this forest we known as Lao Kentang. Lao Kentang mean Lao mean forest, Kentang mean holy or sacred. In Hindi we can say as a Pavitra Jungle. No, Meghalaya not only this one sacred forest we have. Meghalaya we have 166 sacred forests. Only this one is allowed for people to enter. This forest stand here like more than 800 years ago. The area of this forest is 76.8 hectares. This forest is divided into 3 sections. The first section is that side. The name of the first section we know as the Laitrakhang. This is the second that we will enter inside is the Peipandi. And that one is the third part, the Lao Nukaldi. So the first and the third, they don't allow anyone to enter.
only in the second that we allow the people to enter. So we the people, we call this forest sacred forest because in the old time inside this forest, they used to perform the ritual. So when they perform the ritual inside this forest in the old time, they used with animal sacrifice. That animal they used with bull sacrifice. But now no more ritual. Last ritual inside 1950. After that from the forest, we shift to the top of the hill in the village. So on the village, we still do ritual, but we don't do with bull, we do with small animals, like a rooster sacrifice. Every year we perform the ritual on the top of the hill. And also with the people, we still believe that this forest is protected by the local deity, Labasa. L-A-B-A-S-A. Labasa is the main god that protects this nature. And this forest we know as the untouchable forest. Untouchable forest does not mean you can touch the tree, you can touch the leaf. Untouchable, it means that you cannot take anything from the forest. Even a single dry leaf you cannot take outside. When you break the rule, you will happen something bad. We don't know what kind of happen. God will make any kind of punishment those who break the rule of that forest. Not only from the forest that you cannot take, even from this whole surrounding, you cannot take anything. Okay, inside we have medicinal plants. We have also Rudraksha. I think all of you know Rudraksha. Yes. Okay. So this forest also is not under the government. This is local property. This is under the tribal kingdom. Because Meghalaya we have 52 kingdoms. Because in Meghalaya there will be no kingdom without sacred forest. There will be no sacred forest without kingdom. That's why in every kingdom in Meghalaya they should have own sacred forest, own king that will rule that own particular kingdom. This is one of that kingdom. The name of this kingdom, Mauplang. You have seen written there? Yes. The meaning of Mauplang. Mauplang means grassy stone. Mauplang. Mau means stone. Grassy stone. Mau means stone. Plang means grass. So we call Mauplang stone and grass. So it is ruled by Khasi people or No, Garo? ruled by the people. No, ruled by the king of this kingdom only. The king of this kingdom is we still exist, so he left 2 kilometers from there. The king that rules this kingdom belongs only from royal family. Is from Lingdo. You know, Lingdo is the royal family that rules this kingdom. Other clan called a religious monument. In the old time, before they entering inside to do ritual, they used to pray on that monument. That monument we have male and female. The 3 standing stone is male and the flat stone is female. जैसे कि अभी तक आपने गाइड भैया से सुना और उससे आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये जंगल खासी संप्रदाय के लोगों के लिए कितनी ज्यादा मान्यता रखती है। मैं जंगल के अंदर जाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो 3 पत्थर है, एक और है ये लेटे हुआ पत्थर, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन वहाँ इसकी मान्यता थोड़ी सी अलग थी और यहाँ कुछ और है। यहाँ एक्चुअली ये इनके लिए एक देवता स्वरूप है और जब भी इनके पूर्वज इस जंगल के अंदर जाते थे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, तो उससे पहले यहाँ आके प्रार्थना करते थे, इन शॉर्ट इनसे परमिशन लेते थे और उसके बाद ही जंगल के अंदर प्रवेश करते थे। ये जो 3 पत्थर है ये है इनके मेल गॉड एंड ये जो लेटा हुआ पत्थर है ये है इनके फीमेल डेटी। जैसे ही मैं इस जंगल के अंदर कदम रखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। मतलब चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, शांति, सुकून, एक रहस्यमय दुनिया। यहाँ पे आके जो आपको ये सन्नाटा फील होगा ना, ये ना कोई डरावना नहीं है, बल्कि आपको अपनी आत्मा से मिलाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे रुद्राक्ष के पेड़, अनगिनत औषधीय पेड़, ये सारा कुछ ना इस जंगल को एक अलग ही दिव्य आवा देती है। और सूरज की हल्की हल्की किरणें जब इन पेड़ पत्तों के बीच से गुजरती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपनी सारी कहानियां सुनाने के लिए तैयार है। The scientific name of Rudraksha is Eliocarpus canicterus. But when we go more, you will see the fruits of Rudraksha. You know, Rudraksha will not come from the seeds. Rudraksha come from the fruits. Inside the fruit, you will get Rudraksha. We the people, from the fruits of Rudraksha, we make local pickles. The fruits of Rudraksha is tastes like amla. This is the fruits. Rudraksha inside.
इस जंगल में चलते चलते हमें बहुत सारे पेड़ दिखे, जिनमें से सबसे अनोखे थे रुद्राक्ष के पेड़। भैया ने हमें रुद्राक्ष का साइंटिफिक नाम भी बताया और ये भी बताया कि ये जो रुद्राक्ष का फल है ना, ये कुछ आंवला की तरह टेस्ट करता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे ना बहुत सारे रुद्राक्ष मिलते हैं, मतलब टाइप के रुद्राक्ष मिलते हैं, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी, हर एक टाइप का रुद्राक्ष यहाँ पे मिलता है। और लिटरली यहाँ पे हर एक जगह पे ना रुद्राक्ष गिरे हुए थे, मतलब इधर उधर जिधर आप नजर देखे यहाँ बहुत सारे रुद्राक्ष के फल से लेके सूखी हुई रुद्राक्ष तक बहुत सारा था। लेकिन भूल से भी आप ना इन रुद्राक्ष को बाहर मत लेके आइएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि इस जगह से कुछ भी बाहर लेके जाने का मतलब है अपने साथ किसी भी अशुभ शक्ति को बाहर ले आना। इस जंगल में ना बहुत सारे डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं और फिलहाल हम एक पाइन ट्री के सामने खड़े हैं, जैसे कि हमें गाइड भैया बता रहे हैं। And Kashmir pine tree. This tree is a medicinal value from the part of the bark, from the stem, from the pollen. It's used medicine for dry cough and cold cough. And it's very good for furniture and for bonfire. Okay, this tree is standing like more than 100 years ago. In this forest, we have less pine trees in this forest. And in this forest, we have around 450 species, including flora and fauna. And a normal tree that we have in this forest, 80 types of normal tree we have in this forest. 80. तो जैसे कि भैया बता रहे हैं, ये जो पाइन ट्री है ना, इसके डिफरेंट पार्ट्स को यूज करके बहुत सारे अलग अलग तरह के मेडिसिन बनाए जाते हैं। और ये देखिए, ये जो पत्ते अभी दिखा रहे हैं ना, एक्चुअली इस पाइन ट्री के पत्ते ना नीडल्स के तरह होते हैं, माने सुई के तरह, जिनका यूज करके यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एक स्पेशल मैट्रेस बनाते हैं, जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और 5 सालों तक चलता है। उसके बाद उसे ना नए तरीके से फिर से बनाना पड़ता है। भैया ने ये भी बताया कि उनके घर में भी एक ऐसा ही मैट्रेस है। Even now in my family, we use with this one. We make mattress. फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमने बहुत सारे और भी डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे देखे, जिसमें से ये है एक दालचीनी का पेड़, जो कि अभी एक छोटा सा पौधा ही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ रास्ते में चलते चलते ना आपको बहुत सारे रुद्राक्ष इधर उधर गिरे पड़े मिल जाएंगे। भैया ने हमें ये भी बताया कि अगर आपको जानना है कि कौन सा रुद्राक्ष असली है, तो उसके लिए आप पानी में उसे डुबा के देखिए। अगर तो वो पानी में डूब जाता है देन वो असली है, और अगर नहीं तो वो नकली रुद्राक्ष है। और हाँ, यहाँ के जो रुद्राक्ष है ना, उसके जो फल है उसकी स्किन का यूज करके यहाँ के लोकल लोग जो है वो एक स्पेशल तरह की पिकल्स अचार बनाते हैं। इन अनोखे पेड़ों को देखते देखते फाइनली हम इस सेक्रेड फॉरेस्ट के सबसे पवित्र जगह पे पहुंच गए हैं। तो ये जगह ना बहुत ज्यादा पवित्र है और यहाँ पे ना डायरेक्टली कोई वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। आप चाहे तो फोटोज क्लिक कर सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ खासी ट्राइब के पूर्वज अपने सारे रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे। यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स होते थे, जिसके अंत में एक रेडिश ब्राउन कलर की बुल की सैक्रिफाइस दी जाती थी। इस जगह को ये ऑल्टर प्लेस या हमारी लैंग्वेज में कहें तो हवन प्लेस भी कहते हैं। इन रिचुअल्स को ये लोग तभी परफॉर्म करते थे जब इनके विलेज या कम्युनिटी में कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, लाइक फ्लड या ड्राउट्स, या तो इन्हें किसी के साथ लड़ाई करने जाना होता था। और इन रिचुअल्स के परफॉर्म हो जाने के बाद अगर लेपर्ड आते थे ना, तो ये इनके लिए एक शुभ संकेत होती थी, और अगर तो सांप आते थे तो इनके लिए ये एक अशुभ संकेत होती थी। और उसके बाद ना इन्हें फिर से ये रिचुअल्स परफॉर्म करने होते थे। वैसे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये पेड़ जो कि 2023 में गिर गई थी, ये पेड़ 500 साल पुरानी है। और भैया ने बताया कि ये बहुत ही स्पेशल पेड़ है और इसकी भी बहुत मान्यता है, क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइस के लिए जो रेड ब्राउन बुल लेके आया जाता था, उसे इसी पेड़ के साथ बांध रखते थे। तो ये पेड़ इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र है। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि इस जंगल से कुछ भी बाहर लेके जाना अशुभ होता है, तो ये इस पेड़ की सूखी लकड़ियां भी बाहर नहीं लेके जाएंगे और ये पेड़ यही रहेगा और धीरे धीरे इसी जंगल की मिट्टी में समा जाएगी। तो अब मैं
यहाँ से बाहर निकल रही हूँ और ऑनेस्टली बताए तो इस सेक्रेड फॉरेस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी यूनिक बातें हैं जो हमें हमारे गाइड भैया से पता चली है, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन अगर वो सारी बातें मैं आपको बताने लगी और वो पेड़ पौधे दिखाने लगी तो पता नहीं वीडियो कितने ही घंटे का बन जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी मेघालय का ट्रिप प्लान करें तो यहाँ के इस सेक्रेड फॉरेस्ट को जरूर विजिट करें। आप सबको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साइड में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर दे। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती हूँ जिससे कि आपको भी पता चले कि आप कैसे बहुत ही कम खर्च में इंडिया के बहुत सारे यूनिक प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे। फॉरेस्ट एरिया जो है वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और अब हम चले अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो कि है एलिफेंट फॉल्स। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे और वो है एलिफेंट फॉल्स। चलिए अंदर चलते हैं। एंट्री गेट टिकट तो हमने पहले ही ले ली थी। वैसे आपको एक बात बताना है कि यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो ये आपकी टिकट काट दी जाएगी। यहाँ पे एंट्री फीस है 100 रुपीज़। तो पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट यहाँ पे ही है झरना, हल्का हल्का आवाज़ तो हमें सुनाई दे रही तो है। हम पहुँच गए हैं आज की हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है एक सुंदर सा झरना। इस झरने को देखने के लिए आपको 100 रुपीज की टिकट लेनी पड़ेगी। वैसे इस झरने को एलिफेंट फॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने इस झरने को पहली बार देखा था तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ एक बड़ा सा रॉक हुआ करता था जिसका डिजाइन एलिफेंट के सर के जैसा था, और उसी वजह से उन्होंने इस झरने को एलिफेंट फॉल्स का नाम दे दिया। 1897 में जब यहाँ पे भूकंप आया था तो उस टाइम पे वो रॉक तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इस झरने का नाम आज भी एलिफेंट फॉल्स ही है। वैसे ये झरना ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये है इसका पहला पार्ट। चलिए आपको इसके सेकेंड पार्ट को दिखाते हैं। देखिए ये है इस झरने का सेकंड पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट से कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है। चलिए अब आपको इसका थर्ड पार्ट दिखाती हूँ। और ये देखिए ये है इस झरने का थर्ड या फाइनल पार्ट, और ये ना फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट से बड़ा है और इसमें बहुत सारा पानी है और यहाँ ना पानी स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे ये जो झरना है ना ये सच में बहुत बड़ा है। मैंने अभी तक जितने झरने देखे हैं ना मेघालय के, ये उनमें से सबसे बड़ा है। अगर आप तीनों पार्ट को मिलाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। और अभी तो फिलहाल इसमें बहुत सारा पानी है तो इसे देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इसकी साइड में ना एक सुंदर सा बैठने का जगह बनाया हुआ है, बहुत ही पिक्चर्सकी लुक है, आई मीन व्यू है, तो आप बहुत सारे फोटोज ले सकते हैं। फिलहाल मैं निकल रही हूँ अपने अगले लोकेशन की तरफ। तो जाते जाते मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे इस 4 दिन और 3 रातों का जो मेघालय का ट्रिप है ना उसका कुल खर्चा कितना था। तो सबसे पहले तो मैं जो आसाम के गुवाहाटी से शिलोंग तक आई हूँ ना, उसका खर्चा था सिर्फ 200 रुपए। यहाँ आने के बाद मैंने जो होम स्टे लिया है ना उसका पर डे का कॉस्ट है 1200 रुपीज। दिन मेघालय की जो पूरी साइट सीन है ना उसे देखने के लिए मैंने MTDC की बस की यूज की थी, और उस वजह से ना मेरा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत कम रहा है, सिर्फ 2000 रुपीज का। मेघालय का जो चेरापूंजी साइट्स है उसे देखने के लिए मुझे देना पड़ा था 700 रुपीज। देन डाउकी साइट्स घूमने के लिए 800 रुपीज एंड जो लोकल साइट सीन है उसके लिए 500 रुपीज। इस तरह से मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है सिर्फ 2500 रुपीज, और मेरा जो पर डे का खाने पीने का खर्चा है वो कुछ 500 रुपीज के आसपास है। तो इस तरह से मैंने विद इन 10,000 मेघालय की एक अच्छी खासी ट्रिप कंप्लीट कर ली। मैं
आ गई हूँ आज की हमारी सेकंड लास्ट लोकेशन पे, जहाँ वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप सिर्फ कुछ स्टिल फोटोज ले सकते हैं। ये है एयरफोर्स का म्यूजियम। इस म्यूजियम में आके आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि 1971 की जो वॉर हुई थी उस टाइम पे कौन कौन से मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज किए गए थे, कैसे यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट भी किया था, हमारी एयरफोर्स एंड मिलिट्री फोर्स की मदद की थी, ये सारी चीजें और भी बहुत कुछ। मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। एंड सच बताया तो मैं जब भी ऐसी किसी एयरफोर्स की या सबमरीन की जो म्यूजियम्स होती है ना वहाँ पे आती हूँ ना, तो मुझे बहुत 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 प्राउड फील होता है। जैसे कि मैं जब विशाखापत्तनम गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने एक सबमरीन म्यूजियम भी विजिट किया था और वहाँ पे एयरफोर्स म्यूजियम भी है। होपफुली आपने मेरी विशाखापत्तनम वाली व्लॉग देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो की लिंक पे क्लिक करिए, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि कैसे आप सिर्फ 200 रुपए में विशाखापत्तनम की सारी बीच कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपनी लास्ट लोकेशन पे, जो कि है एक टी गार्डन। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारी आज की लास्ट लोकेशन, जो कि है टी गार्डन। फिलहाल ये है मेरा आज का लास्ट लोकेशन, जो कि है मेघालय टी गार्डन। और ये टी गार्डन ना यहाँ पे मतलब ये स्मॉलेस्ट वन है। एक और है जो इससे बड़ा है, वो किसी दूसरे जगह पे है एंड उसका नाम मैं भूल रही हूँ। खैर, तो यहाँ पे आप एंट्री टिकट लेके 10 रुपीज़ एंट्री टिकट है इसकी, अंदर जा सकते हैं, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, टी गार्डन में घूम सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ बारिश हो रही है तो मैं तो अंदर नहीं जा रही, बट हाँ व्यू अच्छा है दोस्तों। व्यू अच्छा है दोस्तों, आप चाहे तो आप अंदर जा सकते हैं एंड जाके खूब सारी अच्छी अच्छी वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। तो हमारी ट्रिप यहीं पे समाप्त होती है और आज ही मेघालय एंड शिलोंग में मेरा लास्ट डे है। कल मैं यहाँ से निकल रही हूँ वापस गुवाहाटी के लिए एंड देन बैक टू होम। तो मेरी वीडियो को मैं आज यही समाप्त करती हूँ, साथ ही साथ मेरी मेघालय ट्रिप भी यही समाप्त होती है। तो अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अपना एंड अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखें। स्टे हेल्दी एंड स्टे एडवेंचरस। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।